अस्सलाम वालेकुम। भाई हम अपने लास्ट लेक्चर में कर रहे थे ग्रुप टू में हमने बेटा अपनी आखिरी बात की थी मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ऑक्साइड्स, ठीक है, पीरियड थ्री। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ पीरियड थ्री हम कर रहे थे। आज हम एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे। हम स्टार्ट करेंगे बेटा ग्रुप 17 आज, ठीक है। इनऑर्गेनिक का थर्ड और आप उसको लास्ट चैप्टर समझ लो बेटा। ये है ग्रुप 13, ग्रुप 17, ग्रुप 17। पहले मैं जल्दी से इसके बारे में ना कुछ बेसिक बातें जनरल जो आपको पहले से भी पता है, हम उसको ज़रा क्विक रिकॉल कर लेते हैं चीज़ों को। छोटे छोटे सवाल हैं, छोटी छोटी बातें आपको यकीनन आती होंगी। तो जनरल इंट्रोडक्शन में सबसे पहली बात बेटा, ग्रुप 17 का एक जर्नल नेम है जिन्हें कहते हैं हेलोजन। हेलोजन का मतलब होता है बेटा सॉल्ट फॉर्मर, यानी ये हमेशा मेटल्स के साथ कंबाइन होके क्या बनाते हैं बेटा, सॉल्ट। तो हम इन्हें कहते हैं दे आर हेलोजन। दूसरी बात बेटा, आप सबको पता है दे आर ऑलवेज एग्जिस्ट इन डाई एटॉमिक फॉर्म। जब भी आप किसी एलिमेंट हेलोजन की बात करेंगे हमेशा डायटॉमिक होगा। फॉर एग्जाम्पल बेटा, फ्लोरीन हमेशा F2 की फॉर्म में मिलेगा, क्लोरीन हमेशा Cl2, ब्रोमीन Br2, इसी तरीके से आयोडीन I2 और एस्टर्टीन A2 की तो हम सही। तो सब किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, डाई एटॉमिक फॉर्म में। अगली बात बेटा, ये सब जर्नल बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। स्टेट, इनकी स्टेट चेंज होती है बेटा गैस, लिक्विड और उसके बाद सॉलिड। मतलब ये बेटा कि ये जो टॉप के दो मेंबर्स हैं ये रूम टेम्परेचर पे गैसेस होती हैं, ठीक है। इसी तरह ब्रोमीन रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है बेटा, और एस्टर्टीन और आयोडीन रूम टेम्परेचर पे सॉलिड्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं कलर चेंजेस पे। इनका कलर भी आपको याद रखना है, अक्सर ऑब्जर्वेशन के अंदर पूछता है तो ज़रा ख्याल रखिएगा। कलर चेंजेस फ्रॉम लाइटर टू डार्कर बेटा, कलर चेंजेस फ्रॉम लाइटर टू डार्कर। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप इनके कलर देखें तो फ्लोरीन के कलर को हम लोग पेल येलो कलर कहते हैं। पेल येलो कलर बेटा आपकी ये हथेली का जो कलर होता है ना, ये वाला, इसको बोलते हैं पेल येलो। ये वाइट में आप चेक करें तो एक हल्का सा येलोइश शेड दे रहा होता है, इसको लोग पेल येलो कहते हैं। अच्छा, ये इतना लाइट कलर होता है कि एग्जामिनर कहता है कि फ्लोरीन को कलरलेस भी कोई बोलेगा तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे, कोई इशू नहीं, ठीक है। क्लोरीन के दो तरह के कलर एक्सेप्टेबल हैं बेटा। कभी कभी लोग इसे ग्रीन गैस कहते हैं और कभी कभी लोग इसे येलोविश ग्रीन गैस कहते हैं, येलोविश ग्रीन बेटा। इसी तरह ब्रोमीन के लिए रेड ब्राउन का वर्ड यूज किया जाता है। आयोडीन के लिए दो तरह के वर्ड यूज किए जा सकते हैं, कुछ लोग इसको ग्रे ब्लैक बोलते हैं बेटा, और कुछ लोग इसे डार्क ग्रे भी बोलते हैं। दोनों बोल सकते हैं, दोनों सही है। इसी तरीके से एस्टटीन के बारे में याद रखिएगा, ये ब्लैक कलर का होता है। तो कलर इसलिए भी याद रखने जरूरी है बेटा क्योंकि कलर के ऑब्जर्वेशन में आपको काम आएगा, वो आपसे ऑब्जर्वेशन के अंदर कलर पूछता है। बताता हूं, वेट करना। ये भी एक मिसकॉन्सेप्ट है, अभी देखिएगा आगे। तो कलर चेंजेस फ्रॉम लाइटर टू डार्कर, ठीक है, एक बात हो गई। अगली बात बेटा इसके मेल्टिंग पॉइंट।
मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट increases down the group, increases down the group। ठीक है। अच्छा, इसका रीजन पूछता है वही बच्चों वाला, बेटा ग्रुप 17 वाले सारे नॉन मेटल्स हैं और सारे नॉन पोलर भी हैं, सॉरी, हाँ सारे नॉन पोलर भी हैं और नॉन मेटल भी हैं। नॉन पोलर के अंदर जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट का सीक्वेंस होता है या मेल्टिंग पॉइंट का इफेक्ट होता है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है? दो चीज़ों पे। स्ट्रेंथ ऑफ नॉन पोलर हमेशा दो चीज, बिटवीन द टू मॉलिक्यूल हमेशा दो चीज़ों पर डिपेंड करती है उनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। एक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दूसरा सरफेस एरिया। सरफेस एरिया उस वक्त चेक करते हैं बेटा जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो जाए। ऊपर से नीचे आते हुए ये सब नॉन पोलर हैं तो इसके अंदर हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स देखेंगे बस। सही है। ऊपर से नीचे आते हुए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ रही है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेंगे। कौन सी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है नॉन पोलर के अंदर बेटा? इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड डाइपोल, दैट्स इट। तो वो किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो तो सरफेस एरिया का वर्ड यूज किया करो, बट इनके लिए सरफेस एरिया का वर्ड यूज करना नहीं है। तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप बिकॉज strength of instantaneous dipole increases। और रीजन क्या लिखोगे बेटा? ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऊपर से नीचे आते हुए बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं, इसलिए आप कहते हैं इनकी इंस्टेंटेनियस डाइपोल डाइपोल फोर्स इंक्रीज होती रहती है। हमारा अगला पॉइंट है बेटा जो इस पूरे चैप्टर की बेस है, यानी इस पूरे चैप्टर में हम सबसे ज़्यादा डिस्कस करेंगे इस वाले पॉइंट को, और वो है रिएक्टिविटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ये चैप्टर बेसिकली इसी पे पूरा है, रिएक्टिविटी पे। रिएक्टिविटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। अब मैंने इस पे स्टार बनाया क्योंकि मैं ये समझता हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका यही है, रिएक्टिविटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। देखो ग्रुप 17 वाले नॉन मेटल है। नॉन मेटल की रिएक्टिविटी होती क्या है? एबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन, राइट। यानी हेलोजेंस हमेशा इलेक्ट्रॉन क्या करना चाहते हैं? गेन करना चाहते हैं। आप कह रहे हैं रिएक्टिविटी डिक्रीजेस और नॉन मेटल की रिएक्टिविटी होती है एबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन। तो मैं इसे एक और तरीके से भी तो कह सकता हूं। अगर कोई एक बच्चा बोलता है रिएक्टिविटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, तो मैं इसे यूं भी कह सकता हूं एबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस। क्योंकि जो नॉन मेटल जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो उतना अच्छा, उतना रिएक्टिव होगा, और जो नॉन मेटल जितना देर से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो उतना बुरा या उतना लेस रिएक्टिव होगा। तो मैं कह सकता हूं इसी वाली बात को और करके, ये देखिएगा बेटा, और आप इसे लिख सकते हैं एबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस। जरा समझिएगा बात। फॉर एग्जाम्पल बेटा, अगर मैं आपसे कहता हूं कि मैंने फ्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन दिया और उसने फ्लोराइड बनाया, ओके। मैंने क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन दिया और उसने क्लोराइड बनाया, ओके, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं, मेरा जो सेकंड पॉइंट है, ये बताओ इन दोनों में से कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा और माइनस आयन बना लेगा? तो आप कहेंगे फ्लोरीन। फ्लोरीन की एबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन ज्यादा है एज कंपेयर टू क्लोरीन। हो गई बात। अब एक और तरीके से सोचिएगा दोबारा,
क्या फ्लोरीन फ्लोराइड में जाए तो जीरो से माइनस में गया, और जीरो से माइनस में जाने का मतलब हो गया बेटा रिडक्शन हो गई। क्लोरीन जीरो से माइनस में गया, जीरो से माइनस में जाने का मतलब रिडक्शन हो गई। मैं कह सकता हूं कि फ्लोरीन जल्दी रिड्यूस होगा देन क्लोरीन। हाँ, एक ही बात तो है। तो जो जल्दी रिड्यूस होंगे, जो खुद रिड्यूस होंगे, वो दूसरों को क्या करते हैं? ऑक्सीडाइज। समझ में आ रही बात? अब आप इस थोड़े पॉइंट को आपस में मिलाना पड़ेगा ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए ना। मैंने इलेक्ट्रॉन गेन किया, मैंने किसी से तो किया होगा ना गेन इलेक्ट्रॉन, तो जिससे मैंने इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा वो बेचारा क्या हो गया? ऑक्सीडाइज। तो अगर आप कहते हो फ्लोरीन की एबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसका मतलब है फ्लोरीन जल्दी रिड्यूस हो जाता है, और अगर फ्लोरीन जल्दी रिड्यूस हो जाता है तो दूसरों को जल्दी ऑक्सीडाइज कर देता है। इसका मतलब है फ्लोरीन इज स्ट्रोंगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन क्लोरीन। तो आप इसी बात को एक और तरीके से भी लिख सकते हैं बेटा। ये देखिएगा, आपने लिखा और आपने इसे लिख दिया ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ऑक्सीडाइजिंग ability decreases down the group। आखिरी बात, लास्ट बात, और एक और तरीके से भी लिख सकते हैं बेटा। ऑक्सीडेशन के ऑपोजिट क्या है? रिडक्शन। अगर एक शख्स कहता है ऊपर से नीचे आते हुए ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी डिक्रीज होती है, और दूसरा शख्स कहता है ऊपर से नीचे आते हुए रिड्यूसिंग एबिलिटी इंक्रीज होती है, तो आपको पता है एक ही बात है, जो जितना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वो उतना बुरा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। जो जितना बुरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वो उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीडेशन के ऑपोजिट टर्म क्या है? रिडक्शन। अगर कोई चीज रेडिली इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकती, इसका मतलब है वो रेडिली इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है। और अगर कोई चीज रेडिली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकती है, इसका मतलब है वो रेडिली इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर पा रही। दैट्स इट। तो ऑपोजिट है ना एक दूसरे के। आप इसे एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, और वो तरीका क्या है? रिड्यूसिंग एबिलिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। रिड्यूसिंग एबिलिटी increases down the group। तो आप इस एक स्टेटमेंट को चार तरीकों से बोल सकते हैं, और इसी पे हमारा पूरा चैप्टर बेस करता है। इंट्रोडक्शन में एक छोटी सी बात और याद रखिएगा, जैसे तुमने भी शुरू में एक बात बोली थी बेटा, उसमें एक बात याद रखिएगा, ये अलग से बता रहा हूं अबाउट आयोडीन के बारे में। आयोडीन के तीन अलग अलग कलर्स होते हैं, आपको मार्किंग स्कीम में अलग अलग नजर आएंगे। बस याद रखिएगा, अगर आयोडीन, पहली बात तो सबलाइम होता है। क्या होता है ये? सबलाइम का मतलब सॉलिड से डायरेक्ट किस में जाता है? गैस के अंदर। दूसरी बात बेटा याद रखिएगा, आयोडीन अगर सॉलिड होगा तो ग्रे ब्लैक कलर का होगा। दोबारा सुने, आपको पता है अगर आयोडीन वेपर्स फॉर्म में होगा तो पर्पल कलर का होगा। अब समझ में आई मेरी बात? पर्पल। और एक और चीज सुनिएगा, अगर आयोडीन एक्वस फॉर्म में होगा तो ऑरेंज कलर का होगा बेटा। ये है आयोडीन के बारे में, ये चार बातें याद रखिएगा बेटा। एस्टर्टीन रेडियो एक्टिव होता है, ये भी याद रखिएगा। ग्रुप 7 का क्या कोई मेंबर रेडियो एक्टिव होता है? जी हाँ, एक होता है, और वो कौन है? एस्टर्टीन बेटा। ठीक है, ये हो गया इसका जर्नल इंट्रोडक्शन जो आपको आना चाहिए, मतलब आपको जर्नली पता होना चाहिए
ग्रुप 17 के बारे में, इन सारी बातों के बारे में, ठीक है। दे आर कॉल्ड हेलोजेंस। आगे बढ़ता हूं मैं, स्टार्ट करता हूं थोड़ा सा एक स्टेप और आगे। सबसे पहली चीज जो मैं आपको आज पढ़ाने लगा हूं, ठीक है, पहले तो मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको मैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंसेस। देखो, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन और सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंसेस आपको अगर समझ में आ जाए ना, तो आपका एक पूरा टॉपिक उससे कवर हो जाता है। क्योंकि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन आप ओ लेवल्स में भी पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ कंफर्मेटरी टेस्ट वगैरह है, ठीक है, उनका जरा ख्याल रखना होता है। तो ये जो सॉल्युबिलिटी के 7 की पॉइंट्स हैं, ये आपको याद है ओ लेवल्स वाले 7 की पॉइंट्स सॉल्युबिलिटी के। छोटा सा एक जस्ट क्विक एक इंट्रोडक्शन देता हूँ, जरा देखिएगा, बात को सुनिएगा। छोटा सी एक चीज़ है, मैं पहले एक दफ़ा लिख लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, वरना फिर वो चीज़ें क्लियर नहीं होंगी ना। सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंसेस, ये ओ लेवल का टॉपिक है, ये रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है। अकॉर्डिंग टू माई प्रॉमिस मैं आपको ये रिवाइज करा देता हूँ। सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंसेस 7 की पॉइंट्स होते हैं, आपको अभी भी काम आएंगे बहुत सारे एमसीक्यूज में, समझने में, क्वेश्चन को समझने में आपको काम आएंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये 7 की पॉइंट आपको उसी तरह अच्छे तरीके से याद होने चाहिए जैसे आपने ओ लेवल्स में इन्हें याद रखा है। जैसे बेटा, सबसे पहली, बस चाहो साथ साथ लिखते जाओ, जल्दी जल्दी हो जाएगा ये, और एक क्विक रिवीजन हो जाएगा। इससे देखिएगा आगे समझने में कितनी आसानी होंगी चीज़ें आपको। सबसे पहली बात बेटा, ऑल ग्रुप 1 एंड अमोनियम NH4 प्लस को बोलते हैं। कंपाउंड्स आर वाटर सॉल्युबल, कंपाउंड्स आर वाटर सॉल्युबल, पहला पॉइंट बेटा। नंबर 2, ऑल नाइट्रेट्स, नाइट्रेट्स कहते हैं बेटा NO3 नेगेटिव को। ऑल नाइट्रेट्स आर वाटर सॉल्युबल बेटा। तीसरी बात बेटा, ऑल कार्बोनेट्स CO3 2 नेगेटिव को बोलते हैं। ऑल कार्बोनेट्स आर वाटर insoluble. All carbonates are water insoluble except group 1 and ammonium. Fourth point beta, all lead Pb, all lead compounds are water insoluble. They are not soluble in water except lead 2 नाइट्रेट, जिसे आप कहते हैं Pb NO3 टेकन ट्वाइस बेटा। हमारा फोर्थ पॉइंट है। अब मैं इस पे स्टार बना रहा हूं, क्यों? क्योंकि ये वाला पॉइंट आपको इस पूरे चैप्टर में काम आएगा बस। तो वो मैंने बाकी आपको रिवाइज करा दिए, ये वाला पॉइंट आपको यहां याद रखना है बेटा, यहां बहुत काम आएगा आपको ये। और ये है ऑल
हेलाइड्स, हेलाइड्स का मतलब होता है क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड बेटा। ग्रुप 7 के आइंस को बोलते हैं। ऑल हेलाइड्स आर वाटर सॉल्यूबल, और ये आपने याद रखना है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली बता रहा हूं, एक्सेप्ट सिल्वर एंड लेड। लेड सिलेबस से हट चुका है तो हम सिल्वर के साथ ही बनाएंगे। एक्सेप्ट सिल्वर एंड लेड बेटा। मुझे इसे एक्सेप्ट सिल्वर एंड लेड बेटा, ठीक है। आगे देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट में, 1 2 3 4 5 आखिर के दो पॉइंट हैं। ऑल हाइड्रोक्साइड्स आर water insoluble, except all hydroxides are water insoluble except group 1 ammonium and group 2 from calcium to downward. The last point बेटा, आखिरी पॉइंट, all सल्फेट्स, SO4 2 माइनस को बोलते हैं। all sulfates are water insoluble. All sulfates are water insoluble, sorry, water soluble. All sulfates are water soluble except, सारे सल्फेट्स वाटर सॉल्युबल होते हैं बेटा, एक्सेप्ट किस किस के बेटा, एक्सेप्ट लेड Pb and group 2 from calcium to downward. ये आखिर के जो दो पॉइंट हैं, ये आपको जाहिर बात है ग्रुप 2 के अंदर भी आपने पढ़े हैं, मुझे यकीन है ये आपको पता भी होने चाहिए। ये जो लास्ट के दो पॉइंट है, पहले मैं इन्हें ज़रा एक्सप्लेन कर दूं। वो मैंने आपको लिखवाया भी थी, एक लिस्ट लिखवाई थी, बस उसको याद रखिएगा। छोटी सी एक लिस्ट लिखवाई थी मैंने, उसमें आपको मैंने बताया था बेटा, ग्रुप 2 के अगर आप हाइड्रो ऑक्साइड्स की बात करते हैं बेटा, ग्रुप 2 के स्पेशली, ठीक है, तो जैसे बेरिलियम हाइड्रोक्साइड बेटा, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बेटा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रोंटियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये ऊपर वाले दो सॉल्युबल नहीं हैं, नीचे वाले तीन सॉल्युबल हैं, और ऊपर से नीचे आते हुए सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है। सॉल्युबिलिटी, हाँ, ऊपर वाले दो इनसॉल्युबल हैं, ठीक है, जिसे क्रॉस लगा दिया मैंने, और नीचे वालों को क्या लगाया, सॉल्युबल। इसी तरीके से सल्फेट्स बेटा, आपने लिखा बेरिलियम सल्फेट, ये तो मैं करवा चुका हूं भाई, ये तो रिवाइज करा रहा हूं बस। बोलो। क्यों?
हाय 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 हाय, तुम 7th पॉइंट के बजाय 6 पॉइंट को मिस कर रहे हो, चेक करो। हाँ, वो तुम 7 वाला पॉइंट पढ़ रहे हो और तुम उसको इम्प्लीमेंट 6 पे कर रहे हो, इस वजह से वो थोड़ा कंफ्यूजन हो रही है। कैल्शियम सल्फेट, स्ट्रोंटियम सल्फेट बेटा, और बेरियम सल्फेट, दोबारा सुनिएगा, ये दोनों सॉल्युबल है, राइट। ऊपर वाले दोनों सॉल्युबल है, नीचे वाले इनसॉल्युबल है, ठीक है, ये सॉल्युबल नहीं है। अच्छा, अब इसमें एक ट्रेंड याद रखिएगा, ऊपर से नीचे आते हैं तो ये आपने किया हुआ है ग्रुप 2 के अंदर, तो इसलिए मैं बस जस्ट रिवाइज करवा रहा हूँ यार, आपको पता होना चाहिए सॉल्युबिलिटी और भी डिक्रीज होती है डाउन द ग्रुप, बस दैट्स इट। ये हो गया पहली चीज मैंने आपको रिवाइज करा दी, ठीक है। ये सब अगर आपके दिमाग में होंगे ना, आप यकीन जाने आपको बहुत सारे एमसीक्यूज ऐसे क्विक समझ में आना शुरू हो जाएंगे। तंग करता है आपकी ओ लेवल की नॉलेज, जो बच्चा भूल जाता है ना, उसमें फंस जाता है। आप यकीन जाने, मैंने अच्छे अच्छे बच्चों को देखा जो फर्टिलाइजर के क्वेश्चन में फंस गए, फर्टिलाइजर के क्वेश्चन में फंस गए। हाँ, ओ लेवल वाला कॉन्सेप्ट है, लेकिन नहीं, वो याद ही नहीं था, वो इस सारी तवज्जो ए लेवल्स पे दी हुई थी, वो निकल गया दिमाग से। अबे अमोनियम फर्टिलाइजर, ये क्या था, ये क्या था, ये क्या था, वो उसी में गए, और वो तुक्के उक्के लगाए, जाहिर बात है एमसीक्यू गलत हो गया। इसीलिए मैं कहता हूँ यार, जो कुछ मैं रिवाइज कराता हूँ ना, थोड़ा लिख देता हूँ, बस मेरी रिक्वेस्ट बच्चों से होती है, जस्ट गो थ्रू इट एक दफ़ा, बस जस्ट ना, एक दफ़ा पेपर में जाने से पहले जस्ट एक दफ़ा रिवाइज कर लिया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, दैट्स इट, बस। ये नहीं बैठ के इसको पूरा, ऐसा नहीं है, लेकिन तुम जो छोटी छोटी सिली मिस्टेक करोगे ना, वो नहीं होगी, फिर वो आपको समझ में आ जाएंगी चीज़ें। हम आते हैं एक स्टेप और आगे, जरा जल्दी से सुनिएगा पहले मेरी बात को। एक चीज होती है बेटा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ओ लेवल्स में तुमने पढ़ा, अब यहां दोबारा पढ़ेंगे, छोटा सा फर्क है यहां पे। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ये बच्चों को ओ लेवल में भी बोलता हूं, जब तक तुम्हें सॉल्युबिलिटी नहीं आती, तुम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन को पहचान ही नहीं सकते, आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के लिए आपको सॉल्युबिलिटी वाले पॉइंट पता होने चाहिए। देखो अभी समझ में आ जाएगी बात। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की डेफिनेशन क्या है, आपको अक्सर देखो बेटा पूछता है नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन, यहां भी पूछता है, तो आपको पता होना चाहिए प्रेसिपिटेशन किसे कहते हैं। व्हेन टू सॉल्यूशंस आर मिक्स्ड, when two solutions are mixed and they form, when two solutions are mixed and they form an insoluble substance. The insoluble substance, the insoluble substance is called precipitate. The insoluble substance is called precipitate, and the reaction is called precipitation. ये हो गया एक रिवीजन ऑफ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का। अभी मैं इसकी इंप्लीमेंटेशन बताता हूं। एक और छोटी सी बात याद दिलाता हूं वापस से, आयोनिक इक्वेशन बहुत काम आएगी यहां पे, आपको हर जगह पे काम आएगी आयोनिक इक्वेशन, क्योंकि हम जितनी रिडॉक्स रिएक्शंस करेंगे, जितने हम लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन करेंगे बेटा, उन सब की आयोनिक इक्वेशन आपसे पेपर में पूछता है, तो ये तो आपको बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। आयोनिक इक्वेशन किसे कहते हैं, व्हाट इज आयोनिक इक्वेशन, एक क्विक रिवीजन दे रहा हूं, जरा दोबारा से सुनिएगा। व्हेन
स्पेक्टेटर, आपको याद होगा स्पेक्टेटर का मतलब क्या होता है, कॉमन। व्हेन स्पेक्टेटर आइंस, कॉमन आइंस आर removed from molecular equation, आप किसी भी मॉलिक्यूलर इक्वेशन में से स्पेक्टेटर आयन हटा दें, क्या मतलब स्पेक्टेटर का, वो आयन जो इक्वेशन के दोनों तरफ क्या हो, कॉमन हो, हटा दें, जो कुछ बचता है हम उसे क्या बोलते हैं, आयोनिक इक्वेशन। सो व्हाट इज आयोनिक इक्वेशन, जब आप स्पेक्टेटर आयन रिमूव कर दें, किससे बेटा, मॉलिक्यूलर इक्वेशन से। तो व्हेन स्पेक्टेटर आयंस आर रिमूव फ्रॉम मॉलिक्यूलर इक्वेशन, ionic equation is फॉर्म। इसका एक छोटा सा की पॉइंट था, वापस बता रहा हूं, जब भी आप कभी भी आप आयोनिक इक्वेशन बनाना चाहते हैं, सपोज करो आपने कहीं पे आपको कोई इक्वेशन दी गई, आप चाहते हैं उसको शॉर्टकट में आयोनिक इक्वेशन बना लें, तो करते क्या है, यानी उनमें किन बातों का ख्याल रखते हैं, सही है। एक छोटा सा स्टार बना के की पॉइंट साथ लिख देता हूं वापस से बेटा, वी डू नॉट break substances into ions, into ions। कौन से substances, नंबर 1 सबसे पहले वाटर, नंबर 2 गैसेस, नंबर 3 एलिमेंट्स, एंड नंबर 4 सॉलिड्स या पीपीटी, प्रेसिपिटेट्स। जब भी आप आयोनिक इक्वेशन बनाते हैं बेटा, इन 4 चीजों को कभी भी आयंस में ब्रेक नहीं किया जाता। कौन सी 4 चीजें हैं, वाटर है बेटा, गैसेस है, एलिमेंट है, और सॉलिड्स या पीपीटी है। बहुत आसान तरीका है, अब जरा देखिएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये जो दोनों बातें ना, ये एक एग्जाम्पल से समझा देता हूं, एक ही एग्जाम्पल में इन दोनों बातें कवर हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल बेटा जरा देखिएगा, अगर मैं आपको एक सवाल दूं, जैसे सोडियम सल्फेट है, लेट्स सपोज, ठीक है, आपने सोडियम सल्फेट को बेटा बेरियम नाइट्रेट के साथ मिक्स कर दिया, ठीक है। अब ये बनाएगा क्या, इससे आपको वो जो ऊपर वाली बात है ना, दोनों एक ही इक्वेशन में समझ में आ जाएंगे। ये बनाएगा बेटा बेरियम सल्फेट बना लेगा, और साथ में बना लेगा सोडियम नाइट्रेट। अब वो जो 7 की पॉइंट है, उन्हें देख करके आप आगे बढ़ सकते हैं। कैसे, पहले वाले रिएक्टेंट के अंदर सोडियम है, ऑल ग्रुप 1 कंपाउंड्स आर वाटर सॉल्युबल, इसका मतलब हो गया बेटा ये एक्वस फॉर्म में है। नंबर 2, ऑल नाइट्रेट्स आर वाटर सॉल्युबल, इसका मतलब ये हो गया बेटा ये एक्वस फॉर्म में है। ऑल ग्रुप 1 एन नाइट्रेट्स वाटर सॉल्युबल, इसका मतलब बेटा ये भी एक्वस फॉर्म में है। इस प्रोडक्ट पे मुझे शक है, क्या है इसमें पता है, सल्फेट। हमने की पॉइंट में पढ़ा, सॉल्युबिलिटी के की पॉइंट में पढ़ा, ऑल सल्फेट्स वाटर सॉल्युबल एक्सेप्ट लेड एंड ग्रुप 2 फ्रॉम कैल्शियम टू डाउनवर्ड। बेरियम कैल्शियम स्ट्रोंटियम के बाद आता है, बेरियम नीचे आता है, तो डाउनवर्ड में आ गया, इसका मतलब है ये सॉल्युबल नहीं है। तो मैं कह सकता हूं अगर ये सॉल्युबल नहीं है बेटा, तो इसके साथ स्टेट सिंबल में क्या लगाना पड़ेगा, एस। नाउ अगर आपने शुरू में 2 चीजों के साथ एक्वस लिखा हुआ है, तो आप इसे कह सकते हैं ना दिस इज सॉल्यूशन 1, आप कह सकते हैं ना दिस इज सॉल्यूशन 2। तो 2 सॉल्यूशन मिक्स करने से अगर एक सॉलिड बने बेटा, उस सॉलिड को हम कहते हैं प्रेसिपिटेट।
व्हेन टू सॉल्यूशंस आर मिक्स, और इसे शॉर्ट में लिखते हैं पीपीटी। और इस रिएक्शन को जिसमें दो सॉल्यूशन मिक्स करने से एक सॉलिड बने, हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब आप इसी की आयोनिक बना लें। ये लो, सपोज करो मैंने क्या किया बेटा, इसे ना आयन से ब्रेक किया। देखो मैं इसकी आयोनिक इक्वेशन बना रहा हूँ। एक दफ़ा कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन करा देता हूँ। इसमें जितने आयन्स है वो लिख दो, जितनी बार है वो नहीं, बस जितने हैं उतनी बार लिखो, बस मतलब उतना लिख दो, उनको रिपीट मत करो। जैसे सोडियम आयन है बेटा, जैसे सल्फेट आयन है, आप चेक करें इसमें भी दो आयन नज़र आ रहे हैं आपको, ब्रेक कर दे। एक नज़र आ रहा है आपको बेरियम आयन, दूसरा आपको नज़र आ रहा है नाइट्रेट आयन बेटा, हो गया। नेक्स्ट देखिएगा, अब आप प्रोडक्ट में देखें बेटा, बेरियम सल्फेट लिखा हुआ है, तो आपने इसको ब्रेक ही नहीं करना, सॉलिड्स को ब्रेक नहीं करते अकॉर्डिंग टू द की पॉइंट। अब आप सोडियम नाइट्रेट को ब्रेक कर दें बेटा, तो ये ब्रेक हो जाएगा इनटू सोडियम आयन और इनटू नाइट्रेट आयन, एक सोडियम आयन और एक नाइट्रेट आयन, हो गया। अब आप इसमें से स्पेक्टेटर आयन्स हटा दें। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं सोडियम से सोडियम हटा दूं, कॉमन आयन है। अगर मैं नाइट्रेट से नाइट्रेट हटा दूं, कॉमन आयन है। जो कुछ रिमेनिंग बचेगा उसे आयोनिक इक्वेशन कहते हैं। तो यही तो मैंने कहा था तुम्हें कि अगर आप मॉलिक्यूलर इक्वेशन में से स्पेक्टेटर आयन हटा दें, कॉमन आयन हटा दें, तो जो कुछ बचता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयोनिक इक्वेशन। अब देखो आपके पास क्या बचा बेटा, आपके पास बच रहा है सल्फेट, ये रहा, प्लस आपके पास बच रहा है बेरियम, और बेटा ये क्या बना रहा है देखिएगा, बेरियम सल्फेट, BaSO4। इस इक्वेशन को कहते हैं आयोनिक इक्वेशन। आयन के साथ आपने लगाया एक्वस, और बेरियम सल्फेट हो गया सॉलिड। ये हो गया रिवीजन। अब हमने ओ लेवल्स और ए लेवल्स में प्रेसिपिटेशन रिएक्शन ऑफ हैलाइड पढ़ा था, वहां और यहां में फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है, छोटा सा डिफरेंस है कंफर्मेटरी टेस्ट का। ओ लेवल्स के अंदर आप हैलाइड के पीपीटी बनाने के बाद उनकी कंफर्मेशन नहीं करते थे कि वो पीपीटी वाकई उन हैलाइड्स के हैं जिनके आप समझ रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस ऑफ हैलाइड्स देखिएगा। precipitation reaction of halides बेटा। precipitation reactions of halides, चले सबसे पहला ये, अच्छा शुरू मैंने कहा ना सिर्फ एक फर्क है और वो है कंफर्मेटरी टेस्ट का, वो बताता हूं। सबसे पहला जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं वो है क्लोराइड का बेटा, ठीक है। क्लोराइड का क्या टेस्ट होता था इसका ओ लेवल्स में, वही यहां पे भी है बेटा। आप कहते हैं एसिडिफाई विद dilute nitric acid then add acidify with dilute nitric acid then add aqueous silver nitrate बेटा। जाहिर बात है अगर आप हैलाइड का पीबीटी बनाना चाह रहे तो आप या तो सिल्वर यूज कर सकते हैं या फिर लेड।
तो लेड चूंकि सिलेबस में नहीं है तो हम किसे यूज कर रहे हैं बेटा, सिल्वर को, ठीक है। तो एसिडिफाई विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड देन ऐड एक्वस सिल्वर नाइट्रेट, ये इसका टेस्ट हो गया। ऑब्जर्वेशन क्या है बेटा, व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन, वाइट प्रेसिपिटेट्स फॉर्म, वाइट पीपीटी फॉर्म। यहां तक आपने ओ लेवल्स में पढ़ा। अब इसका एक स्टेप और आगे होगा ना तो बेटा ये ए लेवल्स के, और वो है कंफर्मेटरी टेस्ट, इसके अलावा कुछ भी नहीं। सिंपल सा कंफर्मेटरी टेस्ट आपने ओ लेवल्स में नहीं पढ़ा बेटा, वो आप यहां पढ़ते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिएगा हुआ क्या, पहले तो यहां देखते हैं। Cl नेगेटिव था, आपने सिल्वर नाइट्रेट डाला, इसका मतलब बेटा आपने सिल्वर आयंस प्रोवाइड किए, ठीक है। एसिडिफिकेशन क्यों करते हैं, ओ लेवल से पढ़ते हैं, टू रिमूव कार्बोनेट्स, कार्बोनेट रिमूव करने के लिए यूज होते हैं, या जो सॉल्युबल कार्बोनेट होते हैं उन्हें हटाने के लिए सॉल्यूशन में से। क्लोराइड प्लस सिल्वर आयन क्या देता है बेटा, सिल्वर क्लोराइड, वाइट पीपीटी हो जाएगा ये। ऑल हेलाइड्स आर वाटर सॉल्युबल एक्सेप्ट सिल्वर एंड लेड, तो बेटा ये सॉलिड हो गया। ये मैं डायरेक्ट आयोनिक इक्वेशन बना रहा हूं, इसीलिए मैंने आपको एक दफा रिवाइज करा दिया आयोनिक इक्वेशन, ताकि आपको बात समझ में आ जाए और कंफ्यूजन ना हो। तो ये एक्वस हो गया बेटा, ये एक्वस हो गया। ये जो मैं वाइट पीपीटी बोल रहा हूं ना, ये मैं सिल्वर क्लोराइड के पीपीटी को बोल रहा हूं, वाइट पीपीटी बेटा, वाइट पीपीटी। यहां तक हमने ओ लेवल्स में पढ़ा। अब फर्क क्या है, फर्क ये है कि हम इस पीपीटी को कंफर्म करेंगे कि ये वाइट पीपीटी वाकई सिल्वर क्लोराइड के या कुछ और बन गए। तो इसकी कंफर्मेटरी होती है बेटा एक्वस अमोनिया से। CT स्टैंड फॉर कंफर्मेटरी टेस्ट, सही है। हम इसका CT करेंगे, कंफर्मेटरी टेस्ट। क्या कंफर्मेटरी टेस्ट है बेटा, अबे कंफर्मेटरी क्या है इसकी बेटा, वाइट PPTs of silver chloride, white PPT of silver chloride is soluble in aqueous ammonia. White precipitate of silver chloride is soluble in aqueous. ये बात आपने वहां नहीं पढ़ी थी ओ लेवल्स। आपको इसकी इक्वेशन भी याद रखनी है, याद रखें कैसे बोले बेटा, सिल्वर क्लोराइड सॉलिड है बेटा, आपने इसे अमोनिया में डाला, एक्वस बेटा, ये कॉम्प्लेक्स बना लेगा एक, ये देखिए AgNH3 टेकन ट्वाइस बेटा, चार्ज हो जाएगा, प्लस ये होगा एक्वस Cl माइनस, ये भी होगा एक्वस बेटा, दोनों एक्वस है। तो सिल्वर क्लोराइड सॉलिड एक्वस अमोनिया में डिसॉल्व होके क्या देता है बेटा, सॉल्युबल हो जाता है। ये वाली चीज हमने कहा ओलिवस में नहीं पढ़ी। तो सिल्वर क्लोराइड इज सॉल्युबल इन एक्वस अमोनिया। ये हो गया पहला टेस्ट, ठीक है। हमारा दूसरा टेस्ट, ये पहला टेस्ट हो गया। अब देखिएगा हमारा दूसरा टेस्ट ब्रोमाइड का बेटा। तो टेस्ट तो आप पहले से पढ़ चुके हो, बेसिकली आपने उसकी कंफर्मेटरी टेस्ट समझनी है बस। अब मैं उसको इंशाल्लाह एक ही उसमें लिख दूंगा तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। कंफर्मेटरी का मतलब एक्वस अमोनिया के साथ चेक करना है। तो टेस्ट में क्या है बेटा, एसिडिफाई विद dilute nitric acid, acidify with dilute nitric acid, then add aqueous silver nitrate, सेम टेस्ट, सही है। अब मैं ऑब्जर्वेशन लिखूंगा और कंफर्मेटरी भी साथ लिखूंगा।
cream PPT formed which is partially soluble in aqueous dilute ammonia, but completely soluble in concentrated aqueous ammonia. डाइल्यूट अमोनिया में थोड़े से सॉल्युबल होते हैं और कॉन्सेंट्रेट अमोनिया में कंप्लीटली सॉल्युबल होते हैं. अब यहाँ पे ना एक सवाल दिमाग में आता है कि सर अगर किसी टेस्ट ट्यूब के अंदर कोई सॉलिड बन जाए तो आप कह रहे हैं उसमें अमोनिया डालने से वो थोड़ा सा सॉल्युबल हो जाता है, तो वो दिखने में कैसे पता चलेगा? मतलब आपने एक टेस्ट ट्यूब के अंदर सॉलिड बना दिया, प्रेसिपिटेट बना दिया, आपने उसी के अंदर अमोनिया डाल दिया, तो आपको पता कैसे लगेगा कि यार ये थोड़ा सा कम हो गया है? उसकी हाइट से, प्रेसिपिटेट की हाइट से. ये देखिए बेटा, मैं थोड़ा सा समझाता हूँ, ज़रा देखें. सपोज करो ये देखिएगा, इसे एक टेस्ट ट्यूब है, अभी समझ में आ जाएगी बात. सही है? अबे ओके, ये सपोज करो बेटा, ये प्रेसिपिटेट की हाइट थी, ये प्रेसिपिटेट की हाइट थी. ठीक है, नजर आ रहा है ना प्रेसिपिटेट? अच्छा, अब क्या हुआ, मैंने क्या किया, ये सिल्वर ब्रोमाइड बन गया. मैंने ना इसी टेस्ट ट्यूब के अंदर बेटा अमोनिया डाल दी, डाइल्यूट अमोनिया. देखो कॉन्सेंट्रेटेड डालोगे तो सॉल्युबल ही हो जाएगा, उसको तो छोड़ दो. स्लाइटली सॉल्युबल, पार्शियली सॉल्युबल कैसे पहचानते हैं? आपने उसके अंदर अमोनिया डाली डाली, ये जो प्रेसिपिटेट की हाइट है ना, ये कम हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, ये बोल रहा हूं. इसे कहते हैं पार्शियली सॉल्युबल. पहचानते कैसे? समझ में आ गई? अब आ जाओ बेटा, दोनों इक्वेशंस देख लो. अगर सॉल्यूशन में ब्रोमाइड आयन था तो बेटा ऑल हैलाइड्स आर वाटर सॉल्युबल एक्सेप्ट सिल्वर एंड लेड ना. तो बेटा होगा क्या, ब्रोमाइड आयन सिल्वर आयन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएंगे बेटा, सिल्वर ब्रोमाइड सॉलिड. ये किस कलर का पीपीटी होता है बेटा? क्रीम प्रेसिपिटेट होता है. ठीक है, आ जाओ कंफर्मेटरी टेस्ट इसका, सीटी कंफर्मेटरी टेस्ट. आपने सिल्वर ब्रोमाइड सॉलिड को अमोनिया के साथ मिक्स कर दिया. ये बना लेगा वही सेम जो ऊपर मैंने बनाया, AgNH3 टेकन ट्वाइस बेटा, ये होगा एक्वस, और बेटा साथ में क्या हो जाएगा, ये Br नेगेटिव एक्वस, ऐसे होगा. आप चेक कर लें, आपको रिएक्टेंट साइड पे सॉलिड नजर आ रहा है? आ रहा है. आपको प्रोडक्ट साइड पे सॉलिड नजर आ रहा है? नहीं आ रहा. व्हाट डज इट मीन? सॉल्युबल. इट्स मीन. ये हो गया हमारा दूसरा हैलाइड. आप चेक करें, ओ लेवल्स और ए लेवल्स में सिर्फ एक चीज का फर्क है, क्या? कंफर्मेटरी टेस्ट का. आप ओ लेवल्स के अंदर कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं करते थे, वरना आप ओ लेवल्स के अंदर क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड तीनों के टेस्ट कर चुके हैं. प्रेसिपिटेशन रिएक्शन व्हाइट होता है, क्रीम होता है, येलो होता है, पढ़ा हुआ. बस सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ की नहीं पढ़ा था आपने ओ लेवल्स के अंदर? कंफर्मेटरी टेस्ट. वो यहाँ पढ़ लेते हैं, दैट्स इट. अब और ये आपके ना उसमें भी आएगा, P3 होता है ना आपका प्रैक्टिकल जिसमें आप करते हैं, उसमें भी है ये. अब देखिए बेटा, मैं आपको थर्ड देता हूं, आयोडाइड. आयोडाइड बेटा, आयोडाइड के लिए बेटा वही सेम बातें जो मैं लिख रहा हूं ऊपर. एसिडिफाई विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, एसिडिफाई विद
dilute nitric acid, then add aqueous silver nitrate. एसिडिफाई विद डाइल्यूनिट्रिक एसिड देन एक्वस सिल्वर नाइट्रेट इज इक्वल टू कौन से पीपीटी बनाता है? येलो पीपीटी. येलो पीपीटी formed which is insoluble in aqueous ammonia. किसी भी तरह की अमोनिया में सॉल्युबल नहीं हो. तो बेटा आप इसकी इक्वेशन कैसे बनाएंगे? अगर सॉल्यूशन में आयोडाइड होगा आप उसमें सिल्वर आयन डाल देवेंगे तो बेटा बन जाएगा सिल्वर आयोडाइड सॉलिड. और ये जो पीपीटी होता है बेटा ये होता है येलो पीपीटी. अब सोचो अगर ये एक्वस अमोनिया में सॉल्युबल ही नहीं है तो क्या हमें इसकी सेकंड इक्वेशन बनाने की जरूरत पड़ेगी? जी नहीं. सेकंड इक्वेशन कब बनाते हैं? जब वो सॉल्युबल होता है. सॉल्युबल ही नहीं है तो छोड़ दो, इसकी इक्वेशन नहीं बनानी. अच्छा बस एक छोटी सी आखिरी बात, इसके बाद ये प्रेसिपिटेशन खत्म. अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो आपको समझ में आएगा कि क्लोराइड के पीपीटी एक्वस अमोनिया में सॉल्युबल थे, ब्रोमाइड के पीपीटी एक्वस अमोनिया में पार्शियली सॉल्युबल थे और आयोडाइड के पीपीटी एक्वस अमोनिया में इनसॉल्युबल थे. तो इसका मतलब यह हुआ कि ऊपर से नीचे आते हुए एक ट्रेंड समझ आ रहा है. सिल्वर हैलाइड्स के प्रेसिपिटेट एक्वस अमोनिया में इनसॉल्युबल होते जा रहे हैं, यानी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती जा रही. अब इससे क्या होता है, आप ना ट्रेंड वाले सवाल सॉल्व कर सकते हैं. ट्रेंड वाले का मतलब ये होता है, जैसे एक दफा उसने एमसीक्यू में पूछा बच्चों से, व्हाट विल बी द सॉल्युबिलिटी ऑफ सिल्वर एस्टाटाइड इन अमोनिया. हालांकि एस्टाटाइड तो सिलेबस में ही नहीं है, लेकिन आप ट्रेंड से सॉल्व कर सकते हैं या नहीं? अगर आप समझते हैं कि ऊपर से नीचे आते हुए आपकी जो सॉल्युबिलिटी ऑफ हैलाइड्स है अमोनिया में वो इनसॉल्युबल होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है, तो एस्टाटीन तो सबसे नीचे होता है, क्या वो एक्वस अमोनिया में सॉल्युबल होगा? नहीं होगा. तो ट्रेंड वाले, इसलिए आपको ना जो छोटे छोटे ट्रेंड वाले सवाल है ना वो आपको आने चाहिए. ठीक है, एक छोटा सा की पॉइंट लिख के इस बात को खत्म कर रहा हूं यहां पे. ठीक है, छोटी सी बात. इससे हमें क्या समझ में आया बेटा? हमें समझ में आया कि सॉल्युबिलिटी ऑफ silver halides in aqueous ammonia decreases down the group बेटा. इसके साथ ही हमारा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन खत्म हो. प्रेसिपिटेशन सही है. इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर इसके रिडॉक्स रिएक्शन करेंगे. ठीक है, तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा बेटा. हाफिज.